जिस कहानी को आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिस सिनेमा की दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्म है। ऐसी फिल्म आपने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी होगी। साथ ही साथ इस कहानी का क्लाइमैक्स भी आपके होश उड़ा देगा, तो इसीलिए इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। मिल कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को सोते हुए देखते हैं जिसका नाम महाराजा है। महाराजा के ऊपर से एक सांप गुजर गया था, पर इसके बावजूद भी उसे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता। दरअसल महाराजा अपनी ज़िंदगी में अकेला है, क्योंकि कुछ सालों पहले एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी बीवी की उसमें मौत हो गई थी। साथ ही साथ इसकी एक बेटी भी है जो अब इसके पास नहीं थी। दरअसल इसकी बेटी स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए शहर में गई हुई है। मतलब जहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें एक इंसान को दिखाया जाता है, और जे दर नाम के एक आदमी को किसी वजह से मार रहा था। वो कह रहा था कि मैंने अपनी कार को ठीक करवाने के लिए दिया था, ना कि किसी चीज़ को चुराने के लिए। मेरी कार में से एक चश्मा गायब है, मुझे पता है वो तुम्हारे पास है। दरअसल वो चश्मा जिसकी बात ये आदमी कर रहा था वो उसकी पत्नी की एक निशानी थी, जिसकी वजह से वो कह रहा था कि आज शाम तक अगर तुम मेरे चश्मे को वापस नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब जहाँ से हमें रात का सीन दिखाया जाता है, दरा उस चश्मे को लेकर उस इंसान के पास आ गया था, लेकिन वो उस चश्मे को उसे देता नहीं बल्कि वो उसके सामने ही तोड़ देता है। ये देखकर उस इंसान को दरा के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने उसकी पत्नी की एक निशानी को तोड़ दिया था। इसी वजह से वो इंसान दरा को सबके सामने मारने लग जाता है। लेकिन अब जहाँ दरा मार नहीं खाता बल्कि वो खुद ही उसे बहुत बुरी तरह से मारने लग जाता है। इसके आगे क्या हुआ था ये हमें आगे कहानी में पता चलेगा, तो इसलिए कहानी जहाँ से प्रेजेंट में शिफ्ट कर दी जाती है और हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर महाराजा को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। महाराजा पुलिस ऑफिसर को बोल रहा था कि मेरी लक्ष्मी मेरे घर से गायब हो चुकी है, वो पिछले एक दिन से मुझे मिल नहीं रही। ये सुनकर वो पुलिस ऑफिसर उससे उसे लक्ष्मी के बारे में पूछता है। महाराजा कहता है कि वो लक्ष्मी मेरी कुछ भी नहीं लगती, क्योंकि असल में वो एक डस्टबिन है। ये सुनकर वो पुलिस ऑफिसर महाराजा को पागल समझने लगता है, और इसीलिए वो कहता है कि हम इंसानों को ढूंढते हैं, ना कि फालतू चीज़ों को। महाराजा कहता है कि वो कोई फालतू चीज़ नहीं है बल्कि वो मेरी लक्ष्मी है। आप लोगों के लिए वो एक डस्टबिन होगा, लेकिन मेरे लिए वो बहुत मायने रखता है। इसलिए मैं अब जहाँ से तभी जाऊँगा जब तुम उस डस्टबिन को ढूंढ निकालोगे। वो ऑफिसर कहता है कि ठीक है, लेकिन इसके बारे में तुम्हें सीनियर ऑफिसर से बात करनी होगी। महाराजा इसके लिए तैयार था और इसी वजह से वो सीनियर ऑफिसर से भी बात करता है। वो उन्हें बताता है कि मैं एक सैलून में काम करता हूँ। एक दिन जब मैं रात को 10 बजे के बाद अपने सैलून को बंद करके अपने घर में गया तो वहाँ पर पहले से 3 लोग छुपे पड़े थे, जिनके साथ मेरी हाथापाई हो चुकी थी। वो तीनों लोगों ने ही मेरी घर की लक्ष्मी को चुराया है। ये सुनकर वो सीनियर ऑफिसर भी उससे उस लक्ष्मी के बारे में पूछता है। महाराजा बताता है कि असल में लक्ष्मी एक डस्टबिन है। वो सीनियर ऑफिसर उससे कहता है कि आखिर उस डस्टबिन में ऐसा क्या है। महाराजा कहता है कि आपके लिए वो एक आम सा डस्टबिन है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत खास है। इतना कि अगर तुम उस डस्टबिन को ढूंढ निकालोगे तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए भी देने को तैयार हूँ। ये बात सुनकर वो सीनियर ऑफिसर इसकी बात मान जाता है। मतलब जहाँ से कहानी दोबारा से फ्लैशबैक में चली जाती है और हम सिल्वा नाम के एक आदमी को देखते हैं। सिल्वा एक शादीशुदा इंसान है और उसकी एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची भी है, जिसकी गर्दन के पास एक छोटा सा निशान बना हुआ है। सिल्वा वायरिंग का काम करता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उसकी असली कहानी नहीं जान पाती। तो असली कहानी कुछ ये है कि सिल्वा अपने एक साथी जिसका नाम सबरी है उसके साथ मिलकर ये दूसरों के घरों में जाकर रातों को चोरी करते हैं। ये सिर्फ उन्हीं के घरों में जाकर चोरी करते हैं जिनके घरों में ओनली लेडीज रहती हैं। इतना ही नहीं बल्कि चोरी करने के बाद तो कभी कभी सिल्वा उन लेडीज का रेप भी कर दिया करता है। और आपको बता दूं कि ये वो समय है जब महाराजा की पत्नी जिंदा थी। कहने का मतलब कि अभी तक महाराजा की पत्नी का एक्सीडेंट हुआ नहीं था। मतलब जहाँ से ये कहानी प्रेजेंट में आती है और हम महाराजा को थाने में देखते हैं। असल में महाराजा जहाँ सीनियर ऑफिसर के पास अपने केस के बारे में बात करने के लिए आया था, लेकिन इस समय थाने में वो सीनियर ऑफिसर नहीं था। इसकी वजह से ही महाराजा उसका थाने में बैठकर ही इंतजार करने लग जाता है। इंतजार करते करते उसकी मुलाकात एक और आदमी से भी होती है, जो किसी के मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज करवाने आया था। महाराजा उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो। वो आदमी कहता है कि मेरा एक कार गैरेज है, हम कारों की सर्विस और उन्हें ठीक करने का काम करते हैं। मेरी गैरेज में मेरे साथ एक आदमी और भी काम करता था जिसका नाम दरा है। दरा कुछ दिनों से गायब है, इसलिए मैं उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने जहाँ आया हूँ। ये सुनकर महाराजा अपने आप में खो जाता है और जहाँ से कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक में हमें वो रात दिखाई जाती है जब दरा ने उस इंसान को मारा था। हैरान करने वाली बात यह थी कि इस समय महाराजा भी जहाँ मौजूद था। दरअसल जिस रात महाराजा के घर से चोरी हुई थी उस रात महाराजा को अपने घर से एक पर्ची मिली थी जिसमें कार का एक नंबर लिखा हुआ था। बस उसी नंबर की जानकारी निकलवा कर उस कार के मालिक का पीछा करते करते महाराजा जहाँ तक आ पहुंचा था। अब इससे पहले कि महाराजा उस कार के मालिक से बात करता जहाँ दरा आ जाता है, जो उसकी पत्नी की निशानी को उसके सामने तोड़कर उसको मारने लग जाता है। और ये हम पिछले फ्लैशबैक में भी देख चुके हैं। तो आगे हुआ कुछ ऐसा था कि जब दरा ने उस इंसान को मार मार कर अधमरा कर दिया था, तब दरा को उस इंसान ने एक बात कही थी। उसने कहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा क्योंकि तुमने मेरी कार को बिना मेरी परमिशन के पूरे शहर में चलाया है। साथ ही साथ तुमने मेरी पत्नी के इंसानी चश्मे को भी तोड़ा है।
मैं तुम्हारे ऊपर केस जरूर करूंगा। ये सुनकर दरा उसको एक बार फिर से मारता है और कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। ये सारी बातें पास में खड़ा हुआ महाराजा सुन रहा था, जिसको इतना तो पता चल गया था कि दरा की जेब से ही वो पर्ची उसके घर में गिरी थी। ये जानकर महाराजा दरा का पीछा करने लग गया था, जिसके बारे में दरा को पता चल चुका था। इसलिए वो अपने आदमियों को फोन कर उन्हें एक जगह बुलाता है और उनको बुलाकर खुद भी वो उस जगह चला जाता है। पीछा करते करते महाराजा भी उस जगह तक आ पहुंचा था। दरा महाराजा को कहता है कि उस रात हमने तुमको छोड़ दिया था, लेकिन अब हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। दरा अपने साथियों से महाराजा को मरवाने लग जाता है, लेकिन महाराजा जहां मार नहीं खाता क्योंकि उसे अपना बदला लेना है। वो एक एक कर दरा के सभी साथियों को मार देता है और दरा से पूछता है कि तुम्हारे अलावा 2 और लोग वहां पर कौन थे। पहले पहले तो दरा उसे किसी का नाम भी नहीं बताता, लेकिन जब महाराजा उसे मार मार कर रदमरा कर देता है तो वो मरते मरते एक बात ही कहकर जाता है। वो कहता है कि हमारे साथ एक पुलिस वाला भी मौजूद था, जहां हमें पता चलता है कि दरा कहीं मिसिंग नहीं है, बल्कि उसको मारकर महाराजा ने अपना बदला ले लिया है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर उस डस्टबिन में ऐसा क्या छुपा है कि महाराजा ने उस डस्टबिन के लिए एक इंसान तक को मार दिया। अब जहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें वो तीनों ऑफिसर एक साथ दिखाए जाते हैं, जो किसी दुकान पर एक नकली डस्टबिन को बनवाने के लिए आए हैं ताकि इन्हें महाराजा से 5 लाख जल्द से जल्द मिल सकें। अब जहाँ एक प्रॉब्लम थी और वो ये कि उस रात महाराजा के घर में क्या क्या हुआ था उसके बारे में जो पुलिस ऑफिसर जानते नहीं थे। इसलिए जो महाराजा को फोन कर कहते हैं कि उस रात जो कुछ भी हुआ था वो हमें जानना है। दरअसल अब इन्होंने एक प्लान बनाया था कि ये नकली डस्टबिन और नकली चोर के साथ उस कहानी को जोड़कर उस केस को सॉल्व कर देंगे। साथ ही साथ इन्होंने ये भी सोच लिया था कि अगर महाराजा ने उस डस्टबिन को लेने से इनकार कर दिया तो जिसको पकड़कर जेल में डाल देंगे, जिसकी वजह से उसे ना चाहते हुए भी उस डस्टबिन को लेना ही पड़ेगा। हालांकि इनके मन में भी वो सवाल होता है कि आखिर उस डस्टबिन में ऐसा क्या है जो महाराजा उसके लिए 5 लाख देने को तैयार है। अब जहाँ से कहानी दोबारा से फ्लैशबैक में कर सिल्वा के ऊपर शिफ्ट कर दी जाती है। सिल्वा की बेटी जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है उसका आज जन्मदिन था, इसलिए वो अपनी पत्नी को फोन कर उससे एक बात कहता है। वो कहता है कि इस बार मैं अपनी बेटी को सोने की चैन गिफ्ट करूंगा। ये सुनकर सिल्वा की पत्नी खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही वो ये भी कहती है कि अपने बालों को सेट करवा कर जरूर आना। सिल्वा अपनी पत्नी की बात मान जाता है और कहता है कि ठीक है। इसके बाद सिल्वा घर वापस लौटते समय अपने बालों को सेट करवाने के लिए एक दुकान पर जाता है, एक ऐसी दुकान पर जिसका मालिक महाराजा था। महाराजा के ट्रिमर की बैटरी लो थी। वो कहता है कि ट्रिमर की बैटरी खत्म हो चुकी है, ज़्यादा देर तक आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बैटरी को चेंज करने की शॉप जहाँ पास में ही मौजूद है। सिल्वा कहता है कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है तो इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस आना। महाराजा कहता है कि ठीक है, मैं चंद मिनटों में ही वापस लौट आऊंगा। अब सिल्वा दुकान पर अकेला था तो उसे अपने दोस्त का एक फोन आ जाता है। सबरी कहता है कि आखिरी बार जो हमने चोरी की थी उसकी खबर छप चुकी है, शायद पुलिस अब हमको पकड़ लेगी। सिल्वा कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे क्योंकि चोरी करने के बाद हम किसी भी तरह का कोई भी छूत नहीं छोड़ते। ये कहकर वो फोन कट कर पीछे मुड़कर देखने लगता है तो पीछे महाराजा पहले से ही खड़ा हुआ था, जिसने सिल्वा की सारी बातें सुन ली थी, पर फिर भी वो ऐसे बिहेव करता है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। बिल सेविंग कराने के बाद सिल्वा अपने घर चला जाता है, लेकिन घर जाने से पहले वो उस चैन को जो उसने अपनी बेटी को एज ए गिफ्ट देनी थी वो महाराजा की दुकान पर ही गिरा जाता है, जिसके बारे में सिल्वा को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। वो चैन महाराजा को मिल चुकी थी और वो उसको अपने पास रख सकता था, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। इसीलिए वो सिल्वा के घर की जानकारी निकलवा कर उसे वो चैन वापस करने के लिए उसके घर तक पहुंच जाता है। अब इससे पहले कि महाराजा उसके घर में जाता, पुलिस सिल्वा को पकड़कर उसे बाहर लेकर आ जाती है और जब सिल्वा महाराजा को अपने घर के बाहर खड़ा हुआ देखता है तो उसे लगता है कि उसने ही पुलिस को सब कुछ बताया है। सिल्वा ने अपने परिवार के सामने ही सरेंडर कर दिया था और सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, मैं दूसरों के घरों में जाकर चोरी करता था। ये बात उसकी पत्नी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और इसी वजह से वो उसी समय उसको तलाक दे देती है और कहती है कि मैं अब से तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अब इस दिन के बाद सिल्वा ने अपनी बेटी को और अपनी पत्नी को खो दिया था। इसी कारण से ही वो फैसला करता है कि जब वो जेल से वापस आएगा तो महाराजा से वो अपना बदला जरूर लेगा। अब इस बदले की आग में वो ऐसा क्या करता है इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। बल कहानी प्रेजेंट में महाराजा के ऊपर शिफ्ट कर दी जाती है। महाराजा पुलिस ऑफिसर को अपनी उस रात की कहानी बता रहा था। महाराजा बता रहा था कि जब रात के 10 बजे के बाद मैं अपनी दुकान को बंद कर अपने घर में लौटा तो वहाँ पर पहले से 3 लोग मौजूद थे जिनके साथ मेरी हाथापाई हुई थी। वो तीनों ही मेरी लक्ष्मी को चुरा कर लेकर गए हैं। पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैंने तुम्हारी ये कहानी नोट कर ली है, लेकिन फिर भी आपको हमें प्रैक्टिकल कर दिखाना होगा क्योंकि सीनियर ऑफिसर ऐसा चाहते हैं। हम कल ही तुम्हारे घर में आएंगे तो घर पर ही रहना। दरअसल महाराजा ने अभी जो कहानी पुलिस ऑफिसर को बताई है ये असली कहानी नहीं थी, बल्कि असली कहानी ये थी कि उस रात जब महाराजा अपनी दुकान में था तब 3 लोग छुपकर से उसके घर में आ गए थे और ये वो समय था जब सिल्वा अपनी जेल काट कर वापस आ चुका था। अब जहाँ पर हैरान करने वाली बात यह थी कि इस समय महाराजा के घर में उसकी बेटी अकेली थी।
जो अपने कपड़ों को चेंज कर रही थी। अब सिल्वा पहले भी चोरी करने के बाद कभी कभी लेडीज का रेप कर दिया करता था, और इस बार जब उसने खुद का बदला लेना है तो वो महाराजा की बेटी का भी रेप करने लग जाता है। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर और दरा भी महाराजा की बेटी का रेप करते हैं। असली कहानी ये थी जो महाराजा ने पुलिस ऑफिसर को बताई नहीं थी। महाराजा ने पुलिस को इसे थोड़ा सा चेंज करके बताया था। वो अपनी बेटी को इस कहानी से हटाकर खुद को उस कहानी में फिट करता है, और फिर महाराजा 10 बजे के बाद जब वो अपने घर में पहुंचता है तो वो अपनी बेटी को बुरी हालत में पाता है, क्योंकि दिरेंदु ने इसकी बेटी के साथ कुछ गलत काम कर दिया था। महाराजा अपनी बेटी की ऐसी हालत को देखकर टूट गया था, और वो जल्द ही अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल में भी आ जाता है। हॉस्पिटल में उसकी बेटी बताती है कि 3 लोगों ने मेरे साथ ऐसा गंदा काम किया है। उनमें से एक जो भी था उसकी बैक साइड पर एक चोट आई हुई है। उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत काम किया है। मैं चाहती हूँ कि पापा तुम कैसे भी कर उनको ढूंढ निकालो, और फिर मैं खुद ही उनसे पूछूंगी कि उन्होंने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया है। अपनी बेटी की ये बातें सुनकर महाराजा अंदर से टूट चुका था, इसलिए वो फैसला करता है कि वो उनको ढूंढकर अपनी बेटी का बदला उनसे जरूर लेगा। बिल प्रेजेंट में अगले दिन वो तीनों ऑफिसर महाराजा के घर में आ गए थे, जो महाराजा को वो सारा का सारा सीन रिक्रिएट करने को कहते हैं। महाराजा उनकी बात मानकर उनको प्रैक्टिकल कर दिखाने लग जाता है। सीन को रिक्रिएट करते करते महाराजा का हाथ एक ऑफिसर के बैक साइड पर पड़ जाता है। जिस ऑफिसर की बैक साइड पर उसका हाथ पड़ा था उसकी बैक साइड पर बिल्कुल वैसा ही निशान था जैसा उसकी बेटी ने उसे बताया होता है। साथ ही साथ महाराजा को जहां दरा की बात भी याद आ जाती है। उसने बताया था कि हम तीनों में से एक पुलिस ऑफिसर भी था। महाराजा उस पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी साल की है। वो ऑफिसर कहता है कि मेरी उम्र 50 साल की है। महाराजा कहता है कि इस उम्र में वो काम करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। सीनियर पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम्हें इसकी सजा उसे देनी चाहिए। दरअसल सीनियर पुलिस ऑफिसर महाराजा की असली कहानी पहले ही जान गया था, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में महाराजा अपनी बेटी को लेकर गया था उस वक्त उस हॉस्पिटल में जो सीनियर ऑफिसर भी मौजूद था, जिसने महाराजा की बेटी को देख लिया था। और अब जब महाराजा को उसकी बेटी का रेपिस्ट मिल चुका है तो वो उसे मारने को कहता है। वो कहता है कि ऐसे दरिंदों को पुलिस में और इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। वो रेपिस्ट पुलिस ऑफिसर कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें उन दोनों के बारे में बता दूंगा जिनके साथ मैं उस रात जहां आया था। महाराजा आखिरी इंसान के बारे में कुछ नहीं जानता था। महाराजा कहता है कि अगर तुम उन दोनों के बारे में मुझे बता दोगे तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो पुलिस ऑफिसर महाराजा की बात पर भरोसा कर लेता है और कहता है कि मेरे साथ उस रात सिल्वा और दरन नाम के 2 लोग और भी मौजूद थे। ये सुनने के जस्ट बाद महाराजा उस ऑफिसर की दोनों लातों को काट कर उस ऑफिसर को जान से मार देता है। महाराजा ने 2 लोगों से अपना बदला ले लिया था और बचा अब आखिरी था जिसका नाम सिल्वा है। महाराजा वो उसके नए घर की सारी जानकारी निकलवा कर उसकी बिल्डिंग में पहुंच जाता है। इस बार वो अपनी बेटी को भी अपने साथ लेकर गया था। महाराजा सिल्वा को बहुत बुरी तरह से मारता है और उसको मार मार कर अधमरा कर देता है। सिल्वा कहता है कि मैं तो कुछ ही महीनों में ठीक हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बेटी उस रात से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। तुम्हारी ही वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर हुई थी, जिसका बदला मैंने एक न एक दिन लेना था। उसकी बेटी कहती है कि इस दुनिया में इतना नीच कोई कैसे हो सकता है। मैं उस रात से बाहर जरूर निकलूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। सिल्वा कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम इतना बोलती हो तो मैं तुम्हें उसी रात ही मार देता। महाराजा की बेटी कहती है कि अगर आज मैंने अपने पापा को ना रोका होता तो वो तुम्हें जान से मार देते। मुझे पता है तुम उस रात मेरे घर से क्या लेने आए थे। वो उस चैन को जो कुछ सालों पहले सिल्वा महाराजा की दुकान पर गिरा गया था उसे वो वापस कर देती है और कहती है कि तुम इसे हमसे मांग सकते थे। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें हैरान करने वाली एक बात पता चलती है। सिल्वा के अरेस्ट होने के कुछ दिनों के बाद महाराजा अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ सिल्वा की चैन को वापस करने उसके घर में आया था। सिल्वा जेल में था, इसी वजह से वो जहाँ नहीं था। इस समय महाराजा की बेटी भी सिल्वा की बेटी की तरह छूटी ही थी। उसकी पत्नी कहती है कि ना जाने मेरे पति ने इस चैन को किस घर से चुराया होगा, इसलिए मैं अब इसे अपने पास नहीं रख सकती, तो मैं इसे किसी मंदिर में रख देना। सिल्वा का पति अब जेल में था, इसलिए महाराजा पास की एक दुकान से सिल्वा की बेटी के लिए एक खिलौना खरीदने चला जाता है ताकि उसकी बेटी खिलौनों से खेल सके। लेकिन इसी बीच एक व्हीकल की टक्कर उनके घर से हो जाती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिल्वा की बच्ची बच पाई थी, और वो भी इसलिए क्योंकि उसके ऊपर डस्टबिन आकर गिर गया था। मतलब कि इस दुर्घटना में महाराजा ने अपने परिवार को और सिल्वा ने अपनी पत्नी को खो दिया था। असल में आज तक महाराजा ने जिस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया है वो उसकी खुद की बेटी नहीं बल्कि सिल्वा की बेटी है, और महाराजा उस डस्टबिन को लक्ष्मी इसलिए मानता था क्योंकि उसकी वजह से सिल्वा की बच्ची की जान बच पाई थी। बिलाव जहाँ से कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट कर दी जाती है। महाराजा अपनी बेटी को वापस लेकर जा रहा था, लेकिन इसी बीच सिल्वा को उस लड़की की गर्दन पर वैसा ही निशान दिखता है जो उसकी बच्ची पर हुआ करता था, जिसे देखकर सिल्वा महाराजा को वापस अपने पास बुलाने लगता है। इस बार महाराजा अपनी बेटी को वापस लेकर नहीं आता, बल्कि वो खुद ही अकेला सिल्वा के पास जाता है। सिल्वा पूछता है कि मुझे वो मेरी बेटी लगती है क्योंकि मेरी बेटी की गर्दन पर भी वैसा ही निशान था। महाराजा कहता है कि ये तुम्हारी ही बेटी है, लेकिन अब तुम नहीं बल्कि मैं इसका बाप हूँ। ये सुनकर सिल्वा को अपने आप पर अफसोस होने लग जाता है कि उसने बदले की आग में अपनी बेटी के साथ ही गलत काम कर दिया। इस बात को सिल्वा बर्दाश्त नहीं कर पाता और इसी वजह से वो इस बिल्डिंग से कूद कर अपने आप को मार लेता है।
इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि इंसान को माफ़ करना आना चाहिए, क्योंकि बदले की आग में बहुत कुछ गलत काम हो जाते हैं।